पढ़ने में कि भाई इस तरह से हमें वाइट पेपर मिलेगा, उस तरह से बिल्कुल सेम सब कुछ, फॉन्ट वॉन्ट सब सेम ही रहता है, तो उस चीज़ की आदत हमें अभी से हो जाए। और जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम कर चुके हों। तो हमने एक पेपर किया 2016 का, फिर हमने 18 पेपर 1 किया। 18 पेपर 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मुश्किल पेपर 16 के बाद से अचानक से हमें देखने को मिला था, फिर ऑनलाइन में थोड़ा चेंज देखने को मिला, तो ज़रूरी है कि हम ये क्वेश्चन पेपर्स प्रॉपरली सॉल्व कर लें, समझें चीज़ों को। कई जगह पे मैंने देखा कि जो आंसर्स हैं वो टेढ़े मेढ़े बताए हुए होते हैं, कई जगह पे गड़बड़ रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम जाने ही वाले हैं। कल सेशन आपका हुआ नहीं था, थोड़ा बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, और निशा को बहुत हंसी आ रही है इस बात पे। तो कुछ नहीं, मतलब कल ऐसे नारियल पानी वानी पी लिया होगा, पता नहीं क्या हुआ यार, सर में दर्द था बहुत ज्यादा, तो क्लास नहीं ले पाई कल। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। काम के क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस डिट्टो सेम है आज भी, ठीक है ना। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। केंद्र से हर साल आता है ये डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दो डायरेक्शन है। केंद्रीय भाग यानी शरीर के सेंटर से परिधियों की ओर या अग्रांगों की ओर जो विकास की दिशा है वो क्या कहलाती है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब 84% लोग सही दे भी रहे हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में ये आता है, यानी मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांतों के अंदर ये बात आती है, जहां पे जो आपके शरीर का केंद्र है, यानी सेंटर क्या है, आपका हार्ट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका जो हृदय है ना, वो डेवलप होना पहले शुरू होते हैं। और सेंटर से कंट्रोल जो है बाहर की तरफ आपके विकास की दिशा जाती है। कैसे? आप पहले बच्चा जो है अपना जो ये हाथ है इससे बहुत पहले वो अपने शोल्डर्स को चलाना सीख जाएगा क्योंकि ये सेंटर के पास हैं, शरीर के सेंटर के केंद्र के पास हैं। फिर वो अपने इन एल्बोज पर उसका कंट्रोल आएगा, फिर जाकर के कहीं हाथ पे कंट्रोल आता है और फिर उंगलियों पर। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि पहले बच्चा पूरी हथेली का इस्तेमाल करता था पेन को पकड़ने में, अब वो सिर्फ फिंगर से पकड़ लेता है। मतलब सेंटर से बाहर की ओर विकास की दिशा जा रही है। ठीक, इसमें दूसरी दिशा होती है लॉन्गिट्यूडिनल, सर से पैर की ओर, हेड टू टो, वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल, को हम कहते हैं क्या, सेफेलोकॉर्डल। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। ये हर बार 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, आता रहा है, आता रहेगा। ठीक है कांति तंवर, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसको 1 सेकंड देकर के समझ लें, देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, कुछ भी ये हमने काम का पढ़ा ही नहीं है, ये आपको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं इनको, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर सही है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। यानी अब 2 आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, आपने क्या पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स। ये तो हुई बैच की बात। जिन लोगों को बैच में अभी भी एडमिशन लेना हो, अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 दिन पहले एडमिशन लिया है और सारी क्लासेस जो है बहुत ही अच्छे से देख ली हैं, तो वो आप करियर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं हमने, विकास के सिद्धांत पढ़े हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, है ना। तो जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो उसमें एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का यानी दिशा का सिद्धांत। भाई विकास को ठीक से परिभाषित करने के लिए, समझने के लिए, डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट, उसको ठीक से समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए क्या प्रिंसिपल्स में तोड़ा गया। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत बनाए गए। सिद्धांतों से क्या हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट इतना ब्रॉड डोमेन है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है, इतनी बड़ी प्रोसेस है, बूम टू टूम जाता है गर्भ से मृत्यु तक, तो उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए। उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत। ठीक है, दिशा पता नहीं है, ये दिशा है, डायरेक्शन वाली दिशा, दिशा का सिद्धांत। अब इसमें 2 सिद्धांत आते हैं, है ना, इसको समझना इसलिए जरूरी है, कल को क्वेश्चन आएगा, फंसेगा, जब मुश्किल क्वेश्चन बनेगा तो आपका सारा जो रटंत विद्या है जिन्होंने भी इधर उधर से की हुई है वो निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, सेफेलोकॉर्डल, इसमें एक सिद्धांत है सेफेलोकॉर्डल यानी सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत या हेड टू टो, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, फिर उसका बाकी की बॉडी पे कंट्रोल आता है, फिर मतलब सर संभालना सीखेगा, गर्दन, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो सिर से पैर की ओर विकास की दिशा है सेफेलोकॉर्डल। दूसरी दिशा है यही प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो आपको सबको पता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें सेंटर से पेरिफेरी यानी सीमाओं की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर। केंद्र क्या है आपके शरीर का, या नियर टू फार भी बोल देते हैं इसको, कि पास से दूर की ओर। पास क्या है, जो केंद्र में है ना। आपके शोल्डर्स ज्यादा पास हैं आपके हार्ट के, आपके सेंटर के बॉडी के, बजाय कि आपकी उंगलियों के। तो
इसीलिए पहले शोल्डर पे कंट्रोल, फिर आर्म्स पे कंट्रोल, फिर हैंड्स पे कंट्रोल और देन फिंगर्स पे कंट्रोल। वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। वही सेफेलोकॉर्डल है सिरोध पदोन्मुखी, सर से पैर की ओर, या लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत कहते हैं जिसको हम। ठीक है, तो ये दोनों दिशा के ही सिद्धांत हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो कहता है स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, यानी स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां सामाजिकरण 1 नंबर का टॉपिक आता ही है, हमेशा आता है, हर बार आता है, आता रहेगा जब तक भी सिलेबस चेंज नहीं हो जाता सीटेट का, जो जिस दिन एनटीए कराएगा उस दिन हो जाएगा मेरे ख्याल में। देखिएगा, तो स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण का एक अच्छा संसाधन है स्कूल, या एक संस्था है जहां क्या होता है, जहां बफरिंग हो रही, पता नहीं यार आजकल बफरिंग का क्या नाटक है, ये कुछ तो यहाँ इसमें तो सही चल रहा है ना। हाँ, तो अपना नेट थोड़ा सा मजबूत रखने की कोशिश करें, आजकल बारिश का मौसम है और बफरिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, संभावना है। ठीक है जी, फटाफट से जवाब दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए, बिना करते हुए जवाब प्रॉपर देना है लेकिन, है ना। बहुत ही बढ़िया, 48% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? चलिए चेक करते हैं। तो सामाजिकरण, सामाजिकरण या सोशलाइजेशन क्या है? समाज में रहने के तौर तरीके बच्चा सीखता कैसे है, ठीक है ना। तो इसमें स्कूल कैसा इंस्टीट्यूशन है, विद्यालय स्कूल की क्या भूमिका है, आपको पता है सेकेंडरी रोल होता है स्कूल का, या मैं कहूं सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, यानी सामाजिकरण का गौड़ वाहक है। प्राइमरी क्या है? फैमिली है। अब यहां पे वो तो पूछा नहीं है, कुछ और पूछ लिया। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है सामाजिकरण का, सोशलाइजेशन का, समाज के नियम कायदे कानून सीखने का, जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी बच्चे सेंटर में होते हैं। अब देखो इसमें 55% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, यही मुझे उम्मीद भी थी और यही मैं कह भी रही थी कि कई वेबसाइट्स, कई टीचर्स जो अपने आप को सर्वज्ञानी ही मानते हैं, मतलब ये भी नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, कितना भी ज्ञान होने के बावजूद, लेकिन इस बात पे, गलत बात पे उसको सही और ठहराना वो गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में ऐसा होता है और कई सालों से ये विवाद अपने आप चलाते आ रहे हैं लोग, जबकि ऑफिशियल आंसर की भी, और जो टॉपिक है, जो आपका ऑथेंटिक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो भी आंसर क्या कहेगा? ए ही कहेगा। लेकिन पता नहीं किसने समझा दिया कि सी होना चाहिए, और 54% जो है गलत आंसर दे रहे हैं अभी भी, है ना। तो वो प्रॉब्लम की बात है। चलिए कोई नहीं, ठीक करेंगे इसको। अब ये ऐसे ही एक अनलर्न कराना पड़ेगा। पहले मुझे अब आपको 5 मिनट समझाना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है ना, क्योंकि गलत लर्निंग होने पे क्या होता है, अनलर्न करना पड़ता है, तब जाकर तो दोबारा सीखा जाएगा। तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अब कई लोगों को लग रहा है कि नहीं, स्कूल एक्टिविटीज का होगा, ठीक है। स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी स्कूल रूटीन का जो है वो सेंट्रल पोजीशन है। स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी प्रमुख स्थान जो है स्कूल की गतिविधियों का होता है, जो कि बुरा नहीं है, सुनने में अच्छा ही लगेगा और गलत भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है। स्कूल एक्टिविटीज का जो है सेंट्रल रोल होगा, स्कूल एक्टिविटीज जैसी होंगी वैसा सामाजिकरण होगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप, जबकि ये सही नहीं है। उसका रीजन क्या है? स्कूल में एक्टिविटीज ही बच्चे को सेंटर में रख के डिजाइन होती हैं। तो स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, बच्चे की नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड को ध्यान में रख करके तब जाकर के एक्टिविटीज डिजाइन होती हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो आपका, इसमें चाहे जेंडर लिखा होता है, चाहे कुछ और लिखा होता है ना। स्कूल एक्टिविटीज भी बच्चे के हिसाब से डिजाइन होंगी। तो बच्चा सेंटर में है, एक्टिविटीज बच्चे के लिए ही तो है, या एक्टिविटीज के लिए बच्चा है? बच्चे के लिए एक्टिविटीज है, सिस्टम बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम टीचर्स को सेंट्रल पोजीशन दे दें, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड मेथड को हम आज की डेट में मानते हैं, ठीक है ना। तो इसको बिना किसी डाउट के, चाहे ईश्वर ने भी कह दिया हो, तब भी आंसर क्या है? ए है इसका, ऑफिशियली भी, लॉजिकली भी, कॉन्सेप्चुअली भी, है ना। कोई अपनी बात को सिद्ध करना चाहे, कोई टीचर अपनी ईगो पे ले ले, कोई वेबसाइट अपनी ईगो पे ले ले, वो बात अलग है, बट ऑथेंटिकली इसमें कोई डाउट 2018 से आज तक है ही नहीं, है ना। हमेशा हम आंसर की को ये नहीं कह सकते भाई गलत ही है, बहुत रेयर होता है, और होता भी है उसमें अगर वो एक वर्ड भी गलत कर देना तो 9 लिख के दे देते हैं। तो यहां पे सिंपल बच्चे सेंटर में है। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल रोल, और स्कूल चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज होंगी। समझ में तो आ गई होगी मेरे ख्याल में बात, ध्यान रखिएगा इसको। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
देखिएगा, जवाब दीजिएगा, इसमें भी आप लोग गलतियां करेंगे, तभी मैंने कहा ये मुश्किल सेट है और इसको करना चाहिए एक बार जरूर आपको, है ना। फाइनल पेपर में जाने से पहले ऑफलाइन, क्योंकि जब भी पैटर्न चेंज होता है तभी ही थोड़ा सा मुश्किल कह लीजिए आप, या पूछने का ढंग बदल जाता है पेपर का। 2016 से 18 के पेपर में जो ये पेपर है इसमें परिवर्तन आया, मुश्किल लगा ये लोगों को, जबकि कॉन्सेप्ट्स वही हैं, पूछने का ढंग बदल गया। जब 2018 से ऑनलाइन पेपर हुआ, 19 के दोनों पेपर नॉर्मल रहे उसके बाद, और जब ऑनलाइन पेपर हुआ 2020 वाला तो पैटर्न में चेंज आया। तो जरूरी है कि हम ये चेंज वाले क्वेश्चन पेपर कर लें, दोनों ही तरीके के। 51% लोग ए कह रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। मुझे पता था इसमें गड़बड़ होगी ही होगी, है ना। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं। कपड़े पहनने की बात हुई है, आइडेंटिटी कपड़ों से नहीं होती हमेशा, एक छोटा मोटा हिस्सा भी मुश्किल से हो पाएंगे, है ना। तो अगर हम यहां बात करें तो इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी, कल को आपकी जॉब लग गई केंद्र विद्यालय में, चंडीगढ़ में, जहां भी वैकेंसी निकली हुई है, EMRS की निकली हुई है, दिल्ली में लग गई, फाइनली आप आ गए घूम फिर करके देश, और अब आप स्कूल में जैसे बाकी लोग, मान लीजिए कई स्कूल्स में तो होता भी ना, प्राइवेट स्कूल्स में भी होता है कई बार अक्सर, कि एक पर्टिकुलर रंग की साड़ी या जो भी सूट, या फिर अगर आप मेल टीचर हैं तो शर्ट सबके लिए है। तो जैसा बाकी टीचर्स पहन रहे हैं, जिस कलर के कपड़े या जिस तरह के कपड़े, वैसे ही कपड़े आप पहनते हैं। अब यहां पे आप क्या शो कर रहे हैं? ग्रुप आइडेंटिटी शो कर रहे हैं, समूह की पहचान। सुनने में सबसे बढ़िया यही लगता है, चलिए हो सकता है, फिर भी आगे बढ़ेंगे। ओबीडियंस, अब ये किसी ने आपको आज्ञा थोड़ी दी है, यहां ये थोड़ी लिखा है कि आज्ञा मिली है, सिंपल यही लिखा है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? ऑर्डर थोड़ी है यहाँ पे कहीं कि प्रिंसिपल ने ऑर्डर दे दिया था इसलिए आप ओबीडियंट हैं। कंप्लायंस, समूह निर्देश अनुपालन। कंप्लायंस भी तब होता जब कहीं से तो कुछ तो लिख के आया होता कि आपको कंप्लाई करना है, जी नहीं। ये क्या है? आप एग्जिबिट कर रहे हैं कंफॉर्मिटी को, है ना। क्या? समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं आप, कि आपने डिसाइड किया है। ऐसा हम कई बार दोस्तों में भी करते हैं, ऐसा हम कई बार घर में भी करते हैं कि अच्छा हम सोचते हैं, अच्छा जैसे मेरे और निशा के पास भी एक सेम शर्ट है ना, हाँ, कि सेम ले लेते हैं दोनों बहन भाई, या फिर दोस्त, या फिर स्कूल में भी ऐसा हो सकता है कि आप सेम पहनने का मन है आपका, तो आप कंफॉर्मिटी शो कर रहे हैं वहां, कि बाकी जैसे लोग हैं वैसे ही आप बन रहे हैं। जबकि आइडेंटिटी में जो होता है, आइडेंटिटी में जरूरी नहीं है कि आप सबके जैसे बन के दिखा रहे हो यहां, और आइडेंटिटी सिर्फ कपड़ों से होगी ये भी नहीं है, ये थॉट के लेवल पे हो सकती है, बिलीफ के लेवल पे हो सकती है, आपके जो भी एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस है, अलग अलग तरीके से आइडेंटिटी के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं। ये सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं दर्शाई जाएगी। और आइडेंटिटी इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी हो सकती है, ग्रुप की एक आइडेंटिटी हो सकती है, बट यहाँ कपड़ों के मामले में कोई बात ये फिक्स बैठती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेतुका जवाब होगा अगर हम कहेंगे समूह की पहचान का। एक बार को अगर ये नहीं होता कंफॉर्मिटी, तब हम सोच सकते थे कि हम कह देंगे यार चलो और कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास, तो ग्रुप आइडेंटिटी के साथ ही चले जाते हैं, ऐसा ही हुआ होगा। तो एक तो ऑप्शन का रोल रहता है पेपर में, और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट का। तो कंफॉर्मिटी शो कर रहे हैं आप, जैसे कपड़े सब पहन रहे हैं वैसे आप पहन रहे हैं, ठीक। और सोशलाइजेशन में आपको पता है इसको क्या कहते हैं? याद आ रहा है कुछ? जब दूसरों के जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कोई बात नहीं, आएगा समय बताएंगे। हाँ, तुक्का लगाया ना डी वालों ने अब, हाँ यही यही यही, ऐसे तुक्के नहीं लगाने, समझना है, इसीलिए मैं स्लो भी चल रही हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। अब मैंने आपको ये सिंपल बताया हुआ है, अगर लिखा हो लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व एक गुण है कि वस्तु बच्चे के दिमाग में स्थायी हो जाती है, अब वो भूलता नहीं है। अगर आप उसके सामने से खिलौना हटा भी लेंगे तब भी आप वो देखेंगे कि वो मांग रहा होगा उसको या रो रहा होगा, उसके लिए वो भूल नहीं जाएगा। जबकि जब तक ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ होता दिमाग में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अगर लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस हो, या फिर जैसा यहां लिखा है अटेनमेंट हो, अटेन्ड या अचीव कब हो जाता है, दोनों ही केस में इसका आंसर सेम रहता है, वो है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी परक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष के अंदर ही, जो शुरुआत का समय है बच्चे का,
6-8 महीने तक तो स्पेशली बिल्कुल ही शून्य है ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज के एंड तक काफी हद तक अचीव हो जाती है। तो अगर अचीवमेंट या अटेनमेंट लिखा हो कि कब आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो भी सेंसरी मोटर स्टेज जो पहली ही स्टेज है जन्म से 2 वर्ष, SPCF याद ही है ना आपको, 4 स्टेजेस दिए हैं पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये 2 से 7 वर्ष है पूर्व संक्रियात्मक जिसमें सिंबॉलिक स्टेज आती है, कल हम पढ़ रहे थे ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी। फिर 7 से 11 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जहां पहली बार लॉजिक आएगा, इंडक्टिव लॉजिक आएगा, वो भी आगमन विधि वाला। और क्या होगा, कॉन्क्रीट चीजों के प्रति मूर्त चिंतन, CCS बताया हुआ है आपको, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सारे गुण कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष, ठीक है ना। औपचारिक परिचालन जिसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है, ठीक है। तो संवेदी गामक में ही जो वस्तु स्थायी हो जाती है, यानी बच्चों को अब आप हाथ रखेंगे और ता करेंगे तो वो हंसेगा नहीं, या उसको पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो, है ना। शुरुआत में उसको लगता है कि यार खिलौना अगर आपने एक चादर के नीचे छिपा दिया तो हो सकता है वो उसके लिए ना रोए या फिर वो उसको ना मांगे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी है, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है। तब भी स्टेज यही रहेगी सेंसरी मोटर। और जब अचीव हो गया, अब वो उस खिलौने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है चादर हटा करके, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, दिमाग में वस्तु स्थायी हो गई है, मेमोरी उसकी डेवलप हो गई है, ठीक है ना। क्लियर है मैम? पूरा पेपर एक सेशन में क्यों नहीं कराते? मुस्कान, एक सेशन में लेती हूं हर बार, ये आप देख रहे होंगे, ये 2018 का भी पूरा पेपर मैंने कराया हुआ है, एक वीडियो में मिल जाएगा 4 घंटे की, उसके बाद वाला भी कराया हुआ है, ऑनलाइन वाला भी, और ये इस साल का जो है वो भी मैं अभी संडे को या सैटरडे को इस बार करा दूंगी, है ना। देखिएगा, तो इतनी बात क्लियर है। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, और आप हर दिन बैठ नहीं पाएंगे ना 2 घंटे, और 2 घंटे क्या 4 घंटे में होता है खत्म, क्योंकि एनालिसिस भी होता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP कहते हैं इसको, इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, वैसे तो हम ये पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में टॉपिक, ठीक है ना। IEP व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, यानी IEP हम कब डिजाइन करते हैं ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम में यानी बाल केंद्रित, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, या ई लर्निंग। अब ई लर्निंग, ओपन एजुकेशन, यहां आपको भी लग रहा होगा ये इजी है इन दोनों ऑप्शंस को साइड करना। उत्तर क्या होना चाहिए सही वो आप बताएंगे। 84% लोग सही जवाब इसका दे रहे हैं, थैंक गॉड, है ना। गॉड को कहें या फिर अभी जो हमने इतनी देर चर्चा की है शायद उसका थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर पड़ा है, कि आपको लगा कि यार चाइल्ड सेंटर्ड की भी थोड़ी बहुत वैल्यू है, उसको दे देनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड यानी इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्लान बनाना इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यानी व्यक्ति की नीड, बच्चे की नीड, जो बच्चा है मान लीजिए, उसके पेरेंट्स से बात करके, उसके लर्निंग स्टाइल को देख के, उसकी नीड को समझ के, उसके पेस को, किस दर पे वो सीखता है, उस हिसाब से आपने एक प्लान तैयार किया बच्चे के लिए। वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम के अंदर आता है, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन में यूज करते हैं, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम स्पेशल बच्चों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए यूज हो सकता है, हो तो किसी भी बच्चे के लिए सकता है। तो बच्चे को सेंटर में रख के ही तो किया ना ये हमने। चाइल्ड सेंटर्ड अगर प्रोग्राम ही नहीं होता, जहां बच्चों को केंद्र में रख के हम नहीं देखते, तो हम IEP बनाते ही नहीं फिर, क्योंकि बच्चा केंद्र में ही नहीं है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम इसका सही जवाब है, ना कि स्पेशल एजुकेशन में। फंसिएगा मत, यूज स्पेशल एजुकेशन में ही होता है ज्यादातर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ऑनलाइन में भी आया हुआ है। कंबाइन करके वर्ड्स को बच्चे क्या है, शॉर्ट सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं, हिंदी में भी टेलीग्राफिक ही कहेंगे, या फिर इसको 2 वर्ड स्टेज कह देते हैं। 2 शब्दों को जोड़ के ही एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, ठीक। जवाब क्या होगा, 50% लोग, 49% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। 18 and 24 मंथ्स, 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आती है टेलीग्राफिक स्पीच, जब बच्चा 2 शब्दों को जोड़ के पानी दो, खाना खा लो, ये क्या है, 2 शब्दों को जोड़ करके एक सेंटेंस बना पाता है ना। पापा आए, ये क्या है, एक सेंटेंस 2 शब्दों को जोड़ करके वो बना पा रहा है। इससे पहले 1 वर्ड स्टेज होती है, जो होती है आपकी 1 साल से 1.5 साल के बीच में। ये जो 12 से 18 महीने लिखा है वो 1 से 1.5 साल 1 वर्ड स्टेज है, जब वो पानी,
खाना, इस तरह के एक एक शब्द को, सिंगल शब्द को बोल पाएगा। ठीक, ये टेलीग्राफिक कहते हैं इसको, दो शब्द जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, या टू वर्ड स्टेज, या फिर जब वो फॉर्म करना सीख जाता है दो शब्दों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना सबसे पहली बार, तो 1.5 से 2 वर्ष की आयु होती है। ठीक है ना। 24 से 30 में तो फिर वो लॉन्गर अटरेंसेस उसके आने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखना ही चाहें तो आप 1 मिनट दे करके लिख सकते हैं कि जन्म से 1 साल तक, यानी 1 साल की उम्र में, 1 ईयर की एज में 1 वर्ड स्टेज, यानी एक शब्द, पानी, खाना, दाना, वॉटेवर। ठीक, फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर 2 साल में, या 1.5 से 2 साल के बीच में, 1.5 से 2 साल के बीच में, तो हम कह रहे हैं 2 वर्ड स्टेज या टेलीग्राफिक है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद तो आपके लॉन्गर अटरेंसेस शुरू हो ही जाते हैं, क्योंकि अब सेंटेंस बनाना तो सीख गया बच्चा। इसमें भी इससे पहले अगर आप देखेंगे 6 हफ्ते में, जो 6 वीक का टाइम है, वहां बैबलिंग शुरू करता है। सबसे पहली स्टेज होती है रोना, बच्चा क्राई करता है जैसे जन्म होता है और वो रोना शुरू करेगा, वो पहली स्टेज हो गई अगर भाषा की देखी जाए। उसको भी कई लोग ना मान करके सबसे पहली स्टेज मानते हैं कूइंग को, कूकना। बस जब बच्चा चैं पैं कुछ भी आवाज निकाल रहा होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो आपकी जन्म के समय शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। अब अगर हम देखें 6 वीक के अंदर अंदर आपकी कूइंग शुरू हो जाती है, जन्म के समय तो रोना शुरू होगा। फिर 6 मंथ्स में आप देख रहे हैं कि बैबलिंग शुरू हो जाती है। बैबल करना मतलब बा, मा, पा, इस तरह के शब्द, सिंगल सिलेबल। फिर 1 साल में एक शब्द बोलना शुरू कर देगा। तो ये 4 मुख्य स्टेजेस हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी का आपको पता है, नहीं पता है तो मैं एक बार वो भी बता देती हूँ। प्रोफेसर एडम के अकॉर्डिंग 1 साल में हम कहते हैं 3 शब्द बोलना बच्चे को आ जाएगा। इसके अलावा 2 साल में 272 शब्द की जो है उसकी वोकैबुलरी होगी, है ना। दिमाग पता नहीं कहाँ है आज। 272 शब्द की उसकी वोकैबुलरी होगी। 1 साल में 3 शब्द आएंगे, ठीक है ना। और 5 साल में 2072 वर्ड। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ये उन्होंने 3 स्टेजेस में कैटेगराइज कर दिया। सीटेट में पहले पूछा हुआ है कि 3 साल में कितने शब्द बोल पाएगा, तो यहां मैं लिख देती हूँ अप्रोक्सीमेटली। देखो 3 और 4 साल, अब इस 3 और 4 साल के अंदर ही 272 से 2072 की जर्नी तय की है बच्चे ने। तो हम ये कहते हैं कि लगभग 1000 वर्ड के आसपास, 900 प्लस वर्ड्स यहाँ पे वो सीख पाता है, और 1600 या 1500 के आसपास जो है आपका वो 4 साल में शब्द बोलने लग जाएगा, और 5 साल में 2072। तो ये बच्चे की वोकैबुलरी है, शब्दावली है, जितनी उसके पास कितने साल में कितनी होती है। 1 साल में 3 शब्द एक साथ जोड़ के नहीं बोलता 1 साल में, कभी कंफ्यूज कर दो उसको, है ना। पैन तो ज्यादा खतरनाक शब्द हो गया बच्चे के लिए। पानी, मम्मा, पापा, ये 3 शब्द मान लो उसको आते हैं 1 साल की उम्र में। 2 साल में उसको 272 शब्द इस तरह के आते हैं, जिनको वो जोड़ के अब एक नया सेंटेंस भी बनाने लगा। 3 साल में लगभग 900 के आसपास उसकी वोकैबुलरी हो जाती है। फिर 4 साल में 16। अब 3 से 6 में तो बहुत तेजी से भाषा का विकास होता ही है। 5 साल में 2072 वर्ड्स उसके पास होते हैं। तो ये कहानी है 18 से 24 महीने, मतलब 1.5 से 2 साल, जब पहली बार वो सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। इसमें भी आप लोग गलती कर देंगे, जो कि मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ। अगर आपने यूट्यूब पे मेरा फ्री कोर्स भी देख लिया होगा तो भी आप ये जवाब सही दे देंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन नाम है इनका, एल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न या लुई टर्मन। बताइएगा, चारों व्यक्ति ही बुद्धि से संबंधित हैं। इसमें कंफ्यूजन होना लाजमी सी बात है, क्योंकि चारों ही इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। हालांकि सीटेट में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है और गार्डनर की थियरी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता। पहले मैं पढ़ाती थी सारी थियरीज, बट समय के साथ ये बिल्कुल ही खत्म हो गया, पूछी जाती ही नहीं है। सिर्फ गार्डनर या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पूछा जाता है। 46% लोग सही जवाब दे रहे हैं, थैंक गॉड। चक्कर आ जाएंगे मुझे। 47% लोग गलत जवाब दे रहे हैं एक्चुअल में, और सिर्फ 26% जो है वो सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो एल्फ्रेड बिने पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1904-5 में पहला बुद्धि का परीक्षण दिया, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ना कि IQ का कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। मैं अगेन आपसे कह रही हूं, आज मैंने बैठ करके खूब टाइम दिया, मेरे पास समय था, और मैंने देखा है कि इंटरनेट पे कई वेबसाइट्स में भी गड़बड़ है। टीचर्स का तो इधर उधर से, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं तब पता लगता है, अलग से तो क्लास देखने का समय मेरे पास नहीं होता। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का पहला परीक्षण 1904 से 5 के बीच में पब्लिश हुआ था, 5 में। 1908 में एल्फ्रेड बिने ने ही मेंटल एज, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक, मेंटल एज। 1908 में जाके विलियम स्टर्न ने
आईक्यू की जो संप्रत्यय है या क्या कहेंगे उसको, अवधारणा पहली बार दी। इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वो पहली बार 1908 में आया। 1908 में भी नहीं, 1912 में आया। 1908 में उन्होंने दे दिया। 1912 में पहली बार क्या हुआ, आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया विलियम स्टर्न के द्वारा। अब 1916 में लुई टर्मन ने इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिवाइज किया। इसमें जो मेंटल एज और आपका जो एमए, क्या क्रोनोलॉजिकल एज, MA/CA जो हम पढ़ते हैं वो, और इंटू 100 का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल किया। मेंटल एज पहले दे चुके थे कौन, विनय। तो इसमें आईक्यू के कॉन्सेप्ट में कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, और ये गलत दिया हुआ है। अगेन मैं कहूंगी जहां पे भी, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी सिंपल 11th या 12th की एनसीईआरटी खोल के देखेंगे साइकोलॉजी की, तो भी आपको ये बात सिंपल सी मिल जाएगी। आज के समय में कोई मुश्किल बात नहीं है, हम तो ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं कि विलियम स्टर्न ने 1912 में सबसे पहले आईक्यू का संप्रत्यय दिया। ठीक है ना, मेरा सही था, बट आपने बिने बताकर डरा दिया। वो मैं बता रही थी कि बिने क्यों कह रहे हो आप लोग, और बिने के बारे में सही क्या है, वो आपको थोड़ा सा परेशान करने की एक कोशिश थी कि आपने जो जवाब दिया है वो सही नहीं है। 44% लोग बिल्कुल पेपर में ये डूबने का काम हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने ये बिने लगा दिया। बिने ने बुद्धि का पहला परीक्षण दिया है, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो फ्रांस में उन्होंने अपने जो एक कॉलीग थे थियोडोर साइमन, उनके साथ मिलकर के पहला बुद्धि का परीक्षण बनाया। फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा, और उस टाइम पे आईक्यू नहीं होता था, बिना आईक्यू के बुद्धि का परीक्षण बना, है ना। और बाद में मेंटल एज आया, बल्कि 1908 में मेंटल एज नाम का जो कॉन्सेप्ट है मानसिक आयु का, वो एल्फ्रेड बिने लेकर के आए। उसके बाद 1912 में जाकर के जो विलियम स्टर्न है वो आईक्यू लेकर के आते हैं, और इसको भी, इस फॉर्मूले को रिवाइज करने का जो श्रेय है, फॉर्मूले का जो श्रेय, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, वो जाता है स्टर्न को। फॉर्मूला को रिवाइज करना प्रॉपर वो काम है किसका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 4 साल बाद 1916 में लुई टर्मन ने रिवाइज किया इसको, फॉर्मूला को। तो इतनी बात अगर हम याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं याद रख सकते हैं तो बहुत दुख की बात है। मैं एक, और सर फ्रांसिस गाल्टन जो पहला नाम है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि पे सबसे पहले काम किया है, अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, तो ये 4 अलग अलग लोग हैं, इनके अलग अलग काम है, काम बुद्धि पे ही है। तो गाल्टन को अगर हम देखें, मैं लिख देती हूँ ये चारों, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। ये फर्स्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस, इस तरह के टॉपिक्स पे महत्व दिया, है ना। पहले व्यक्ति हो गए जिन्होंने बुद्धि पे काम किया, आसान भाषा में समझने के लिए। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, ये फादर ऑफ यूजेनिक्स कहे जाते हैं। एक बार यूपीटेट में पूछा भी गया था, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहे जाते हैं, यानी उन्होंने कहा कि जो जिनके जेनेटिक मेकअप जो है हाई क्वालिटी है या हाई लेवल है, उन्हीं को रिप्रोड्यूस करना चाहिए आगे। इस तरह की बातें हुई, खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एल्फ्रेड बिने की, एल्फ्रेड फादर कहा जाता है यूजेनिक्स का। ठीक, एल्फ्रेड बिने की जब हम बात कर रहे हैं, एल्फ्रेड बिने फ्रांस से थे। 1905 अगर पब्लिश होने की बात करें प्रॉपर, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि का परीक्षण। बुद्धि परीक्षण और आईक्यू 2 अलग चीजें, याद रखिएगा। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। इसके बाद 1908 में एल्फ्रेड बिने के द्वारा ही, है ना, एल्फ्रेड बिने ने ही 1908 में क्या दिया, बताओ निशा, चिल्ला चिल्ला के सो गई, चैटिंग कर रही हो, वाह, अभी तो बहुत जल्दी से मेंटल एज बोली थी। मेंटल एज, ठीक, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट 1908 में एल्फ्रेड बिने के द्वारा ही दिया जाता है। समय लेंगे, आराम से चलेंगे, नहीं तो आप पेपर में भसड़ करके आ जाएंगे, इतने कॉन्सेप्ट्स हिल गए हैं इधर उधर, है ना। आपने इतनी मेहनत कर ली है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। अब 1912 का दिन आता है, और 1912 में एक व्यक्ति हैं जो डिफरेंट हैं, उनका नाम भी डिफरेंट है। नाम क्या है, विलियम स्टर्न। स्टर्नबर्ग नहीं है, वो उन्होंने अलग थियोरी दी है इंटेलिजेंस की, वो आपके काम की नहीं है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं वो जो डिफरेंट है, ये विलियम स्टर्न है, जस्ट स्टर्न है, स्टर्नबर्ग नहीं है। वो पीसीए वाला सिद्धांत है, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं, अगर आपको लगे मैं ऐसी ही बकैती कर रही हूं, जो कि मैं करती नहीं हूं, तो ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चाहे कहीं भी किसी भी दुनिया की जगह लिखा हो, आपको एनसीईआरटी को ध्यान में रखना है। 1916 में 4 साल बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दिया है आईक्यू का कॉन्सेप्ट। यहां लिख लीजिए, जो संप्रत्यय है कि आईक्यू नाम की एक चीज होती है, ये इन्होंने बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, ठीक है। यहां तक देख पा रहे हो, हाँ। 1916 की जब हम बात कर रहे हैं 4 साल बाद, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लुई टर्मन नाम के एक व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं बेसिकली, ठीक। लुई टर्मन
अब टर्मन ने क्या किया है, टर्मन ने फॉर्मूला दिया है आईक्यू का, जो आईक्यू का फॉर्मूला है उसको प्रॉपरली रिवाइज किया है, उसको एग्जिस्टेंस में वो प्रॉपरली लेकर के आए हैं। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, MA, यानी जो एल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु दी थी। क्रोनोलॉजिकल एज होती है वास्तविक आयु, जब से आप पैदा हुए हैं, ये किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये पता ही होती है आपको। गुणा कर देनी है 100 से, ये जो 100 से गुणा करने का श्रेय है ये लुई टर्मन को जाता है। ठीक है ना, MA अपॉन में CA, मैका से मैं याद कराती हूं अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो इसमें 4 लोग हो गए। एल्फ्रेड, 3 लोग हैं बेसिकली अगर देखा जाए। एल्फ्रेड बिने, यानी बिने वो व्यक्ति जिन्होंने पहला बुद्धि का टेस्ट दिया। उस टाइम पे बुद्धि के टेस्ट के लिए आईक्यू स्कोर की जरूरत नहीं होती थी, ये आप ध्यान रखिएगा, आईक्यू बाद में आया है ना। इवन मानसिक आयु भी बाद में आया है, पहले से टेस्ट था, कुछ क्वेश्चंस के बेस पे इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता था। एल्फ्रेड बिने 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट लेके आते हैं, 1904-05 में। 1908 में यही व्यक्ति एल्फ्रेड बिने ही मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, मेंटल एज जिसको कहते हैं। 1912 में एक डिफरेंट व्यक्ति जिनका नाम विलियम स्टर्न है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू लेकर के आते हैं, यानी बुद्धि लब्धि कि भाई नंबर्स में माप पाए हम, इंटेलिजेंस को स्कोर में देख पाए, इसलिए ये लेकर के आते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है प्रॉपर, वो 4 साल बाद 1916 में लुई टर्मन लेकर के आते हैं और फाइनल रिवीजन इस फॉर्मूले का होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट पूछे आईक्यू का किसने दिया तो स्टर्न, फॉर्मूला पूछे तो टर्मन। पहला बुद्धि का परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट वो एल्फ्रेड बिने ने, मेंटल एज एल्फ्रेड बिने ने। गाल्टन तो फादर ऑफ यूजेनिक्स है, पहले व्यक्ति हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस और किस पे बात करते थे, इंटेलिजेंस पे बात करते थे। तो ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फैक्चुअल चीजें याद रखने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपने ये 50% से ज्यादा लोगों ने जब बिने आंसर दिया तो मुझे चक्कर आ गए थे, फिर मैंने खुद को संभाला और कोशिश की कि मैं आपको फिर से बताऊं। मैंने कहा था आज का क्वेश्चन पेपर पूरा ऐसा ही है, ये जो भी आपने इधर उधर से गलत या भ्रांतियां पालनी है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन आपके बन गए हैं, उनको ठीक करने का काम आएगा आज का सेशन। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, बेसिकली हुआ क्या है, पहले जब हम 2016 से डिस्कशन कर रहे थे तब टीचिंग ना तो कोई कैटेगरी होती थी इंटरनेट पे, ना कोई पढ़ता था, ना कोई खास पढ़ाई होती थी, है ना। और उस चक्कर में, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसको सबसे अच्छा तरीका जानने का ये है, इतने सारे इंटरव्यूज लेट्स लर्न पे हैं, जबकि लिमिटेड करते हैं उसके बाद भी, और इतने पुराने सेशंस भी आप देख पाएंगे और आप जान भी पाएंगे। तो अब उस चक्कर में हुआ कि आप लोगों को लगा यार इसमें तो नंबर्स हैं, इसमें तो व्यूज आते हैं टीचिंग में, इसमें तो सब्सक्राइबर्स होते हैं, इसमें तो पैसा होता है ना, इसमें तो ये होता है वो होता है। सब ने टीचिंग बहुत ही एक ऐसा सा अजीब सी स्थिति हो गई अभी, हर कोई जो है पेडागोजी और सारी चीजें डिस्कशन हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस चक्कर में ऑथेंटिसिटी मिस हो गई है। कई सारी वेबसाइट्स पे कुछ भी लिख दिया गया है जो कि ऑथेंटिक है नहीं, है ना। गलतियां होना एक स्वाभाविक सी बात है, बट बहुत ही ऐसी कॉमन गलती करना गलत बात है। जो प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज है, जो एक बना हुआ कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन की जगह गलती हो तो समझ भी आता है। ऐसी जगह अगर गलत पढ़ेंगे हम कि भाई कॉन्सेप्ट किसने दिया आईक्यू का, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑथेंटिसिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ जरूरी है। जब भीड़ होती है तो ऐसी चीजें होना स्वाभाविक हो जाती है। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइए। कमेंट 76% लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं गया आज, पूजा कह रही हैं, कोई बात नहीं, आप देख लिया कीजिए, 9 बजे अब तो शुरू हो जाती है क्लास, 9-10 तक मैक्सिमम। फोर्थ ऑप्शन 76% लोग, ये आपकी बात सही है कि जो क्रिएटिविटी है यानी रचनात्मकता, कुछ नया कुछ डिफरेंट करना, विविध सोच या अपसारी चिंतन जिसको हम कहते हैं, ये जॉय पॉल गिलफर्ड ने डीसी साथ जाते हैं यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है, सीसी साथ नहीं जाते यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी नहीं जुड़ी हुई है। कन्वर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा हुआ है इंटेलिजेंस। जब आप इन एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर ढूंढते हैं तो आप कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाते हैं, इसमें आपकी इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप ऐसे लिखते हैं, किसी बात पे अपने विचार देते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो वहां डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी, कुछ डिफरेंट सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे। तो इसलिए अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड थिंकिंग किससे जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से, कुछ नया करने से। वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है कि आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना है। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस आपका कॉन्सेप्ट काम का बचा नहीं है, नहीं तो हम पहले इसको किया करते थे। क्रिस्टलाइज्ड होती है जो भी पढ़ लिख के आपने ज्ञान का सृजन किया है, वो क्रिस्टलाइज्ड कहलाती है, एज के साथ बढ़ती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस 18-20 साल के बाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, रुक जाती है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होती है जो फ्लूइड है ना। रेमंड बी कैटल के सिद्धांत हैं फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा।
समझते हैं कहानी है क्या। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल्स, यानी जो किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया गया है। साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज, साउंड की बात जहां भी आ जाए आपको पता है फोन से याद रखना है, सिंपल। फोन मतलब साउंड, हेलो बोलते हो ना फोन उठा करके। फोनोलॉजिकल, जब साउंड कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है तो फोन से याद रखना है, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक, इन्फ्लेक्शन कुछ नहीं याद रखना, ये सब स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ग्रामेटिकल जो है करेक्टनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कह देते हैं हम इसको, ध्वनि संबंधी संयोजन की बात करेंगे। या फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनीम आपने सुना है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता, स्मॉलेस्ट यूनिट है च, सी एच को च बुलाते हैं, ये फोनीम है, इसका कोई मतलब है चा का खुद अपने आप में नहीं। उसी तरह से साउंड कॉम्बिनेशन, कौन सी साउंड किसके साथ मिलकर क्या कंबाइन करके कैसी आवाज निकालेगी, ये फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में आता है या फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज में आता है, ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं मॉर्फीम की, तो वो अर्थ विज्ञान कहते हैं उसको हम, या अर्थ से जुड़ा हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग कह देते हैं। भाई वाटर लिखा है, इसका मतलब वाटर को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो फिर वाटर का कोई मतलब नहीं है, वाटर है तो वो मॉर्फीम प्रॉपर एक उसका मीनिंग है, अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, खैर अभी हम 10 पे ही पहुंचे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 है द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। यानी थॉट पैटर्न्स, यानी सोचने की प्रक्रिया, जैसा सोचने का तरीका है आपका वो प्रभावित है किससे, आपकी लैंग्वेज से। भाई सोचते तो आप, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं वो भी सोचते हैं, जो लोग इंग्लिश जिनको आती है वो भी सोचते हैं, जो पंजाबी जानते हैं वो भी सोचते हैं, सोचता तो हर व्यक्ति है ना। तो थिंकिंग तो होती है सब में, लेकिन ये कह रहे हैं जो थिंकिंग का प्रकार है, जो थॉट्स का टाइप है, वो प्रभावित हो जाएगा किससे, जो भाषा आप बोल रहे हैं। यानी अगर आप हिंदी बोलते हैं या हिंदी पढ़ते हैं तो उसका लिटरेचर, उसका साहित्य आप पढ़ेंगे, आप रामायण पढ़ेंगे, आप महाभारत पढ़ेंगे, या सुनेंगे, देखेंगे, या कुछ और उस तरह की चीजें देखेंगे, तो उस भाषा से आपके सोचने का जो तरीका है वो प्रभावित होता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उस तरह की मूवीज देखेंगे, शेक्सपियर को पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे या व्हाटएवर, तो उस तरह का आपका थॉट पैटर्न हो जाएगा। तो भाषा विचार को या थॉट पैटर्न को प्रभावित करती है। ये बात किसने दी है, या कौन, ये बात तो दी है ली वोर्फ नाम के एक व्यक्ति थे, इनके साथ एक और इनके साथी थे, ली वोर्फ, ये भी पूछा जा चुका है, ये हिंदी या इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जा चुका है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहते हैं, भाषा निर्धारण कहते हैं, कि भाषा आपके विचारों की जो पैटर्न है, प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करती है। जो भाषा आप बोलते हैं वैसे आपके विचार होते हैं, ऐसा ली वोर्फ कहते हैं। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन इसका एक कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम जो है इस कॉन्सेप्ट का वो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन है। ये कॉग्निटिव बायस नहीं है कि आपके दिमाग में कोई बायस बना हुआ है, सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस भी नहीं है, कल्चरल टेंडेंसी भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी थिंकिंग पैटर्न है वो प्रभावित होते हैं हमारी लैंग्वेज से। ये लिंग्विस्टिक मैंने लैंग्वेज डिटरमाइन कर रही है आपके थॉट पैटर्न्स को, इसलिए लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, है ना, दिल पे मत लेके जाइएगा भाई, है ना, किसी से कोई समस्या नहीं है, बट दुख होता है जब आप इस तरह का एकदम नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब गलत देते हैं, तो मुझे फिर बुरा लगता है, मुझे लगता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रही है पूरे सिस्टम में। अदरवाइज टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, और किस लिए खड़े हैं हम लोग, डिस्कस ही कर रहे हैं, है ना। सर में दर्द हो रहा है ना श्वेता आज के क्वेश्चन से, इसमें कुछ रोल तो क्वेश्चंस का है और कुछ रोल गलत इन्फॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, या कई लोग थोड़ा सा लेसन प्लानिंग नहीं करके आते पढ़ाने, उनके साथ भी इसमें जिम्मेदार हैं थोड़े थोड़े सब, हम सब, पूरा सिस्टम। आप प्रीवियस सेशंस देखते नहीं हैं, ये पेपर में कुछ भी नहीं तो 2-3 बार तो कराई ही चुकी होंगी आज तक। 2018 में जब ये हुआ होगा उस टाइम पे भी आंसर की बनाने में भी सही जवाब दिए होंगे, 1-2 को छोड़ते हैं अगर तो ऐसे काम नहीं करने जिसका कोई फायदा ना हो हमें। देखिएगा 2 ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, 29% लोग। समझते हैं कहानी क्या है। रवि रिपेयर्स appliances by testing hypothesis about the cause of malfunction based on his experiences with the symptoms। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है व्हाट। भाई अपने अनुभव और लक्षण, यानी उसने जो एक्सपीरियंस किया है प्रीवियसली, किसने, रवि ने, एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, व्हाटएवर,
उसके आधार पे उपकरण कोई भी हो सकते हैं घर में, क्या हीटर खराब हो गया, और क्या खराब हो सकता है, रिमोट खराब हो सकता है, मशीन खराब हो सकती है, पंखा खराब हो सकता है, कुछ और कोई भी अप्लायंस हो सकता है। अब आप कोई ना कोई जुगाड़ू इंसान होता है घर में, पिताजी होते हैं जनरली, जैसा सोसाइटी है, अदरवाइज आप मम्मी भी हो सकती हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। अब वो उनके एक्सपीरियंस के आधार पे जुगाड़ लगाएंगे, उसको ठीक करेंगे। भाई रिमोट ऐसे मारने से ठीक हो जाता है, सेल निकाल के उसको पिचका दो तो चल जाते हैं, व्हाटएवर, ऐसे ऐसे फंडे हमारे हैं। मतलब क्या हुआ, तुम बहुत हंस रही हो, तो मतलब क्या हुआ, जो रवि है वो अप्लायंसेस को अपनी हाइपोथेसिस के बेस पे, जो उसने अनुभव लिए हैं उसके आधार पे वो इमेजिन करता है। हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम परिकल्पना करते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उस अनुमान के आधार पे वो ठीक करने की कोशिश करता है। इसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, यही एग्जांपल सेम, इसको ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये कोई मेथड नहीं है जो आप एल्गोरिथम जवाब दे रहे हैं। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, फॉर्मूला है एल्गोरिथम, A+B² लागू करना है, वो एल्गोरिथम है। वहां प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, यहां कोई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई प्रूव्ड वे नहीं है, ये उसके अपने अनुभव है, या तो काम कर जाएंगे या तो नहीं करेंगे, है ना। कोई चीज है, मान लीजिए प्लग ही ठीक करना है, तो वो अपने फंडों से, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेस पे काम तो हो जाएगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सही होगा कि नहीं होगा। तो वो हाइपोथेसिस है, एक तरह की परिकल्पना है। एल्गोरिथम में फिक्स्ड मेथड होता है, एल्गोरिथम जिसको एल्गोरिथम कहते ही तभी है उसको, कि एक एक स्टेप होगा, कोई थियरम प्रूव करनी है, कोई फॉर्मूला से कोई चीज काम करनी है ना। तो एल्गोरिथम नहीं है, ये ह्यूरिस्टिक है, जुगाड़ है। मेंटल सेट तो एक नेगेटिव तरीके से हम देखते हैं, इनसाइट एक ऐसा आइडिया होता है जो अचानक से बत्ती जल जाती है दिमाग में। मेंटल सेट ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, इनसाइट मेंटल सेट होता है, बस आपने दिमाग में एक ही तरीका बना लिया है। तो सही जवाब इसका ह्यूरिस्टिक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क्स which she can handle easily she is using। यानी दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। यानी जो भी काम उसको दिया जाता है उसको वो टुकड़ों में तोड़ती है और इजी बन जाता है काम। भाई आपको सीटेट की तैयारी करनी है, एक दिन में थोड़ी ना सब कुछ दिमाग में डाल दोगे, देखोगे पहले कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिर किसको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा जरूरी है उसको पढ़ोगे, हिंदी को पढ़ोगे, इंग्लिश को पढ़ोगे, टाइम असाइन करोगे, वीकेंड पे मॉक टेस्ट लगाओगे। ये क्या हुआ, आपने एक बड़े उद्देश्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। कोई भी काम आप करते हैं और अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जटिल समस्या है, तो हमेशा ही छोटे टुकड़ों में तोड़ करके देखी जाती है। किसी को आईएएस भी बनना है तो वो यूपीएससी की तैयारी एक दिन में थोड़ी कर लेगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनेगी कि भाई कब ऑप्शनल करना है, कब प्री करना है, कब मेंस करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, कौन सा अटेम्प्ट दोगे, टुकड़ों में तोड़ोगे ना गोल को। तो जवाब क्या होगा यहाँ पे, सब गोल एनालिसिस। यानी जब आप स्मॉल टास्क में डिवाइड कर रहे हो किसी एक असाइंड जॉब को या काम को, तो इसको हम सब गोल एनालिसिस कहते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है ना, कि समस्या समाधान में आप एक बड़े गोल के सब गोल्स क्रिएट कर रहे हैं, छोटे छोटे गोल बना रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं टुकड़ों में तोड़ करके, और फिर उसको एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। फंक्शनल फिक्सनेस तो होता है बस एक ही तरीका पता है आपको किसी काम को करने का, तो ये तो हिंड्रेंस है, ये तो बैरियर है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बाकी आपके काम की है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, सोसाइटी डिटरमिन्स द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। यानी पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या दर्शाता है। जेंडर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आना ही आना है ना। आज के सेशन में जो लोग टिक पा रहे हैं, जिनको समझ में आ रही है बात, जो कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, उनके सामने कैसा भी पेपर आ जाए उन्हें घबराहट नहीं होगी, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट सेट्स कहेंगे इसको, कि जो आज तक की हिस्ट्री है, मतलब ऑनलाइन में भी लैंग्वेज बड़ी होती है या लेंथी होती है, बट मुश्किल उतनी नहीं होती। और ये पहला सेट था जब मेटाकॉग्निशन का क्वेश्चन पहली बार आया था, और अगर आप प्रीवियस वीडियोस यूट्यूब पे भी जाके देख लेंगे तो मेटाकॉग्निशन उससे पहले भी हम कर चुके थे, देखिएगा। तो सोसाइटी डिटरमिन्स द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। यानी समाज तय करता है कि महिलाओं की और पुरुषों की भूमिका क्या होगी। तो सिंपल बात है, जेंडर इनहेरेंट कैसे हो गया जब समाज तय करेगा, तो है इनहेरेंट थोड़ी है, आंतरिक थोड़ी है। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जैविक जिसको हम कहते हैं, और जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि समाज ही तो तय कर रहा है महिलाओं और पुरुषों की जो भूमिका है क्या होनी चाहिए। तो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष वो काम करेंगे, ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है। नहीं तो किसी काम पे लिखा नहीं है, झाड़ू पे लिखा नहीं है मम्मी ही लगाएंगी मुझे, या कोई भी दीदी ही लगाएंगी, है ना। तो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट है, जिसका जैसे मन करा अंदर से आता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कंडीशनिंग है। हेरिडेटरी एंडोमेंट है, हेरिडेटरी एंडोमेंट सेक्स है, कि आप मेल हैं फीमेल हैं, आपकी बायोलॉजी डिफरेंट है, वो सेक्स है। अगर जेंडर लिखा है तो आपको पता है सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक नंबर का क्वेश्चन है, हर बार आता है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड पकड़े या चलें ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, यानी ग्रेड कर रहे हैं आप, ए ग्रेड, A+, B+, C+D, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। अब ये CCE का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के उदाहरण हैं। मतलब आप रिजल्ट बना रहे हैं मान लीजिए, और उसमें ये सब लगा रहे हैं, क्या ग्रेड मिला बच्चे को, है ना, क्या क्रेडिट एक्यूमुलेट किया, बिहेवियर कैसा है, उसमें आप पॉजिटिव मार्क्स दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, कोड करके आप बता रहे हैं इतने % इसने अचीव किया है, वॉटएवर। तो अब ये प्रणाली कहां यूज होती है? इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन की आंसर शीट को चेक करने में नहीं, इसमें तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आंसर शीट में तो उतने लगते भी नहीं है। सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन दी क्लास, यानी बच्चे किस पोजीशन में आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा फर्स्ट में रैंक करना है, रैंकिंग की बात नहीं हुई कहीं, तो ये कहना गलत होगा। डेपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन दी रिपोर्ट कार्ड, ये बात सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है कि आप आलेख पत्र में यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा इस क्षेत्र में इतना क्रेडिट हासिल किया है, सही व्यवहार करने में, स्पोर्ट्स में इतनी मार्किंग है, इतना इसका ग्रेड आया है, अलग अलग सब्जेक्ट में। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, क्या ये स्कोरिंग प्रोसीजर है किसका? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। तो इसमें सबके जो जवाब हैं वो एकदम डिफरेंट हैं। 51% लोग कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 32% लोग। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड या फिर स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। तो डी के साथ ही हम जाएंगे कि स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चे ने कितनी क्या उपलब्धि हुई है उसका स्कोरिंग प्रोसीजर ये कहला सकता है। ठीक है ना। इसमें फिर भी मुझे हल्का सा डाउट आ रहा है कि बोर्ड ने क्या जवाब इसका माना था, है ना। तो इस पे एक बार स्टार मार्क कर लेना, या तो मैं आप कमेंट बॉक्स में देख लेना एक बार, फाइनल आंसर की के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको, ऐसा नहीं है कि एकेडमिक प्रोग्रेस को दर्शा नहीं रहा, बट एकेडमिक प्रोग्रेस के अलावा भी इसमें बाकी चीजें हो सकती हैं जो दर्शाई जा सकती हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि जहां सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, लेकिन हमें ऑफिशियल के साथ जाना है। तो मेरे ख्याल में इसका शायद ऑफिशियल जो है वो सी मानते हैं लोग, बाकी फिर भी हम अभी डी के साथ जा रहे हैं। बेटर ऑप्शन ये है, इस पे स्टार मार्क कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे, एक बार मैं पिन कर दूंगी, जो भी इसका सही उत्तर होगा वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल होगा, मतलब सही तो